गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में देश में लॉकडाउन के सवाल पर कहा कि इसका फैसला मुख्यमंत्रियों से बात करने पर ही लेना पड़ेगा, लेकिन कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला राज्य सरकारों पर ही छोड़ा गया है और वो अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं। दिल्ली में और पूरे देश में अभी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जब बढ़ा था दिल्ली में तो आपने हैंड होल्ड किया था दिल्ली की सरकार को, आप फ्रंट में आकर के आपने पूरा मैनेज किया था। आज जब ओवर 2 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं हर दिन, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है नेशन वाइड? देखिए, तो सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर ही तय करना पड़ेगा। अभी तो हमारी जो मोडालिटी है, गृह मंत्रालय ने जो सर्कुलर करे हैं फरवरी माह से, कंटेनमेंट जोन बनाना, सेमी कंटेनमेंट जोन बनाना या कहीं पर कर्फ्यू डालना, वो निर्णय हमने राज्य की सरकारों पर छोड़े हैं, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति एक समान नहीं है। तो राज्य सरकारें जो उचित समझे वो कदम उठा सकती हैं। सर, ये भी ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्या रैलियां जरूरी हैं, पब्लिक मीटिंग जरूरी है? मुझे ये समझ में नहीं आता, आसाम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में प्रश्न क्यों नहीं उठा, सिर्फ बंगाल में क्यों उठ रहा है? मैं चुनाव कराना न कराना ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर सकती, सरकार तय नहीं कर सकती, ये चुनाव आयोग को करना है। चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले सभी सर्वदलीय बैठक बुलाई, सबसे ज्यादा सजेशन लिए। उन्होंने 1 दिन प्रचार का कर्टेल किया, प्रचार का टाइम कर्टेल किया। अब जो किया उसके तहत हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार अब रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की खरीद और सप्लाई पर नजर रखेगी और साथ ही इन पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम और नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किए जाएंगे। तो कोरोना के खतरे के बीच जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, ऑक्सीजन की कमी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, इस सब के बीच दिल्ली सरकार ने फैसला कर लिया है कि इसकी सप्लाई और साथ ही इसकी खरीद पर नजर रखी जाएगी। बाकायदा इसके लिए कंट्रोल रूम और नोडल ऑफिसर भी नियुक्त करने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है, क्योंकि कई राज्यों से रेमडेसिविर की कमी, ऑक्सीजन की कमी की शिकायतें सामने आई थी। तो वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी यह कहा था, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी ना हो जाए, ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए, अब इसकी खरीद और सप्लाई पर नजर रखी जाएगी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राउज एवेन्यू इलाके में कोविड सेंटर बनाया गया है और इस सेंटर में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 125 बेड हैं। यहां हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों को रखा जाएगा। दिल्ली में कोरोना मामलों के बढ़ने के बीच कोविड केयर सेंटर बनाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। राउज एवेन्यू में एक दिल्ली सरकार के स्कूल में इसी तरह से कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां उन मरीजों को लाया जाएगा जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आप देखेंगे ये इस तरह के ब्लॉक बनाए गए हैं, बेड रखे हैं और ये मशीनें हैं। यहाँ पर हमारे साथ अनुराग मिश्रा हैं जो कि इंचार्ज हैं इसके, इनसे समझते हैं कि क्या क्या सुविधाएं होंगी और किन मरीजों को यहाँ पर लाया जाएगा। सर, बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं, किससे जोड़ा गया है और किन मरीजों को यहाँ पर लाया जाएगा? यहाँ पे जो हमने सेंटर बनाया है, यहाँ पे माइल्ड केसेस जिनको 5 से 8 लीटर तक की ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको हम यहाँ पे रखेंगे, उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और हम होप करेंगे वो सुधार होकर यहाँ से ही सीधे घर चले जाएं। लेकिन अगर उनकी हालत में कुछ भी बिगाड़ आता है तो हम उनको LNJP हॉस्पिटल रेफर करेंगे। उसके लिए हमारे पास 24 आवर एम्बुलेंस की सुविधा रहेगी यहाँ पे। सर, और क्या क्या सुविधा, ये मशीन के बारे में बताइए, ये क्या मशीन तो है? और इसे हम यहाँ पे 2 तरीके की मशीन यूज करते हैं ऑक्सीजन के लिए। इसको हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बोलते हैं, जो कि अराउंड 5 लीटर तक ऑक्सीजन दे सकता है। रूम एयर से ऑक्सीजन को लेकर उसको कंसंट्रेट करके मरीज को उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जो सिलेंडर्स हैं जो आपने नॉर्मली देखे होंगे हर जगह, वो सिलेंडर हम यूज करते हैं, जो कि हमें फिल कराने पड़ते हैं और उसमें हम करीब 10 लीटर तक ऑक्सीजन हम मरीज को दे सकते हैं। सर, ये बताइए कि कब से यहाँ पर मरीज आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में बेड्स की कमी है, ये बात खुद मुख्यमंत्री कह चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी वॉर फुटिंग पे काम जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आज शाम से या कल सुबह से हम मरीज यहाँ पे लेना शुरू कर दें। लखनऊ के लोगों की मदद के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सामने आए। उन्होंने डीआरडीओ की मदद से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन के कई सिलेंडर भेजे हैं। इन सिलेंडरों को लखनऊ के अलग अलग अस्पतालों में भिजवा दिया जाएगा ताकि कोरोना से पीड़ित लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। बताया गया कि आगे भी 1000 सिलेंडर को लखनऊ भेजा जाएगा। तो
तो देश में कोरोना दिन ब दिन बेकाबू हो रहा है। हर दिन रिकॉर्ड संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आंकड़े जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं वो बेहद डराने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले एक दिन में देश भर में 2,73,810 नए केस। ये लगातार दूसरा दिन है जब नए मामले एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा बढ़ गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 1619 लोगों की मौत हो चुकी है। तो लगातार मामले बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कई दिन से 2.5 लाख को क्रॉस कर रहा है आंकड़ा। और आज जो आंकड़े सामने आए हैं वो आए हैं 2,73,000 से ज्यादा। ये देखिए 2-3 दिन के लगातार ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से 16 तारीख को 2,17,000 और उसके बाद बढ़ते चले गए आंकड़े। 15 तारीख को 2 लाख थे, लेकिन किस तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं। और आज की डेट ये है कि 2,73,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको राजस्थान से बता दें। वहां कोरोना से हालात बिगड़ने के बाद पूरे राज्य में लगा दिया गया लॉकडाउन। 3 मई तक ये लॉकडाउन लगा दिया गया है। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं को छूट मिलेगी। दूध, फल, सब्जी, किराना की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। जरूरी दफ्तर भी रहेंगे खुले, लेकिन बाजार, मॉल, धार्मिक स्थल, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। सार्वजनिक समारोह पर भी रोक रहेगी। तो ये फैसला सरकार की तरफ से कि लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि लगातार राजस्थान में भी मामले बढ़ रहे हैं। और इस सब के बीच अब तकरीबन 15 दिन का ये लॉकडाउन लगा दिया गया है राजस्थान में। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो इस लॉकडाउन से उनको छूट रहेगी, चाहे वो किराना की दुकान हो, दूध, फल, सब्जी, ये शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। और इस बीच आपको बता दें, जयपुर में लॉकडाउन और लॉकडाउन के बीच शहर के कई इलाकों में केमिकल का छिड़काव किया गया। पुलिस स्टेशन, अस्पतालों, वैक्सीनेशन सेंटर को सैनिटाइज किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा दिया गया और ऐसे में ये सही वक्त भी है कि किस तरीके से सैनिटाइज किया जाए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कई जगहों को सैनिटाइज किया गया, चाहे वो पुलिस स्टेशन की बात हो, चाहे वो अस्पतालों की बात हो, वैक्सीनेशन सेंटर की बात हो, उन सभी को सैनिटाइज किया गया। कई इलाकों में केमिकल छिड़काव करते नजर आए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी की अहम बैठक होने जा रही है। कोरोना पर पीएम अहम बैठक लेंगे। कोरोना पर यह अहम बैठक अब से थोड़ी देर बाद लिए जाने की खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कोरोना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चर्चा कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से बैठकें भी हुई हैं। इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहम बैठक लेंगे। कोरोना पर लगातार हालात बिगड़ रहे हैं और पिछले दिनों भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उच्च स्तरीय बैठक की गई थी। अधिकारियों के साथ तमाम जो कदम थे, जो सख्ती है जिससे कोरोना से निपटा जा सके, उसको लेकर उनकी तरफ से बैठकें ली गई थी। अब एक और बैठक, विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या जानकारी बैठक के बारे में? देखिए, लगातार पीएम बैठक का दौर चल रहा है। तो भी जब पीएम लौटे थे तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले उन्होंने रात को तमाम मंत्रालयों के साथ बैठक की, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर कुछ राज्य सरकारों के अपने सवाल थे। तो सारे मंत्रालय मिल करके जो इस समय मेडिकल ऑक्सीजन है उस पर एकीकृत योजना बनाई जा सके, उन सब पर चर्चा हुई। कल भी बैठक रही वाराणसी को लेकर के और आज भी अभी 11:30 बजे बैठक होगी जिसमें वर्तमान स्थिति को लेकर के चर्चा की जाएगी। और जिस तरीके से कोरोना के नंबर्स बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर सरकार के लिए चिंता की बात है। लेकिन सरकार का कहना है कि इसके बावजूद टेस्टिंग पर पूरा जोर रखना है, ताकि अगर नंबर बढ़े भी तो उससे घबराए नहीं, लेकिन जो असली वस्तु स्थिति है देश की वो सामने आती रहे, ताकि उसके हिसाब से इंतजाम किए जा सके। सरकार का कहना है कि इस मामले में अब केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर ही सामूहिक रूप से इस प्रकोप को झेल सकते हैं और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों से बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। जी विक्रांत, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो ये बड़ी जानकारी विक्रांत की तरफ से कि 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना को लेकर बैठक करने जा रहे हैं। और इस सब के बीच आपको यह भी जानकारी दे दें कि राजस्थान में तकरीबन 15 दिन का 3 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया और इस सब के बीच सैनिटाइजेशन का काम भी कर दिया गया शुरू। हम सीधे जयपुर रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। भवानी, जरा दिखाइए, क्योंकि आप थोड़ी देर पहले भी तस्वीरें दिखा रहे थे कि सैनिटाइज किया जा रहा है। किन किन जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है और तकरीबन 15 दिन का यह लॉकडाउन, सिर्फ जयपुर में इन जगहों को सैनिटाइज या दूसरी जगहों को भी सैनिटाइज करने की योजना? देखिए गायत्री, पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहले जो खास तौर पर जो चिन्हित जगह हैं जहाँ पर संक्रमण के ज़्यादा चांसेस हो,
लोग टीका लगाने आते हैं तो लोग डरे नहीं, इसलिए वहाँ पर संक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। अस्पतालों को, थानों को, सार्वजनिक स्थानों को, फिर सड़कों को किया जाएगा। एक तस्वीर में बता देता हूँ, जयपुर के इस वक्त 22 गोदाम सर्किल पर खड़ा हूँ। आप देखिए कि लॉकडाउन लगा हुआ है और बाजार बंद है, लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। लोग सड़कों पर जो भीड़ कम होनी चाहिए, आखिर लोग जा कहाँ रहे हैं इतने, जब मार्केट नहीं खुले हुए हैं, जब शॉप्स बंद है, हाँ, और केवल जो ज़रूरी सेवाओं के डिपार्टमेंट है वही खुले, उसके बावजूद भीड़ लगातार जा, सबके अलग अलग बहाने, क्योंकि छूट टीकाकरण में, छूट अस्पताल जाने पे है। तो लोग देखिए कि आप अलग अलग पूछ रहे, हालांकि नाकाबंदी की भी है, देखिए कि यहाँ पर पुलिस रोक भी रही है, ये पूछ भी रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ जरा अपने काम से हॉस्पिटल। काम से कहाँ जा रहे हो बताइए ना आप। मैं जा रहा हूँ दवाई लेने मदर के लिए। दवाई लेने जा रहे हैं जी। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ रंगोली घाट से। क्या जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो क्या हकीकत में ऐसे काम से जा रहे हैं या बहाना ज़्यादा कर रहे हैं जो लोग? नहीं, कई लोग तो वास्तव में कोई दवाई लेने के लिए कोई जरूरी काम से ज़्यादा निकल रहे हैं, फालतू लोग कम घूम रहे हैं वैसे। लेकिन भीड़ तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है। ऑफिशियल ड्यूटी का ज़्यादा बता रहे हैं अपने आप, कोई दवाई लेने को हॉस्पिटल जा रहा है, कोविड के लिए। बहानेबाजी नहीं कर रहे हैं? नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फालतू घूम रहे हैं। देखिए, आप देखिए कि ऑफिशियल ड्यूटी अपनी जगह पे है, वो होनी चाहिए, लेकिन जो भीड़ सुबह से हम सड़कों पर देख रहे हैं उससे शायद लग रहा है कि लोगों को लॉकडाउन की जितनी पालना करनी चाहिए, सरकार ने जो छूट दी है वो इसलिए दी है कि आप अगर इमरजेंसी सेवाओं के लिए जा रहे हैं, अगर आप कोई विशेष काम के लिए जा रहे हैं तो आप बताइए और उसके बाद में जाइए। इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, तो ये तस्वीर है। बिल्कुल भवानी, देखिए सख्ती तो सरकार प्रशासन करेंगे, लेकिन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि सख्ती कहां तक हो जब लोग अलग अलग बहाने लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं, वो भी तब जब लॉकडाउन लगा दिया गया। हम लौटेंगे आपके पास। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और इस सब के बीच आपको बता दें, कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। राज्य सरकार ने 30 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है और राज्य में पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 12,248 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना की वजह से 66 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ये हालात मध्य प्रदेश में लगातार बने हुए हैं। सीधा रुख भोपाल का मनोज हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं। मनोज, जरा ये बताइए, क्योंकि आप बता रहे थे कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की भी कमी है, ऐसे में खरीद और सप्लाई पर नजर रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो हालात और ज्यादा चिंताजनक हो जाएंगे। सरकार लगातार दावा कर रही है कि ऑक्सीजन की सप्लाई हम अप्रैल के अंत तक एकदम माकूल कर देंगे, बल्कि ज़्यादा होगी। अभी भी सरकार नहीं मानती। सरकार कहती है कि हमारी ज़रूरत है 285 मीट्रिक टन की सरकार ज़रूरत बताती है और उससे 10, 15, 20 मीट्रिक टन सरकार कहती है हमारे पास एक्स्ट्रा है। मतलब सरकार का दावा है कि कमी नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शहडोल का एक जीता जागती मिसाल है कि जहाँ पर किस तरह ऑक्सीजन के लो प्रेशर के चलते सारे परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने अपने मरीज़ को अपनी आँखों के सामने अच्छा देखा। उन्होंने अपने मरीज़ को रात में जाते वक्त जब वो अपने घर वहाँ से छोड़ के गए तो उन्होंने अच्छा देखा, लेकिन अगले दिन उनको सुबह उनकी मौत की खबर आई। तो सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन लोग जो ज़मीन पर अपनी परेशानी झेल रहे हैं अस्पतालों में, सरकार का दावा कि हम 40,000 बेड रखते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतने फ़ोन आते हैं कि ये बेड मिल जाएगा क्या, बिस्तर मिल जाएगा क्या, अस्पताल में जगह मिल जाएगी क्या। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अस्पतालों में किस कदर लोगों को बिस्तर की एक जो बेड मिलने की है वो असुविधा है। उससे बड़ी असुविधा ये है कि अगर आपने सीटी कराया और आपका अगर जो लंग्स में इन्फेक्शन है अगर वो 20%, 30%, 40%, मतलब कल शाम की घटना है कि 60% लंग्स के इन्फेक्शन के एक मरीज़ को एम्स अस्पताल में ये कहा गया कि आप जाइए, आप होम क्वारंटाइन हो जाइए। उसके साथ के परिजन बता रहे हैं कि हम एक 60% इन्फेक्शन वाले मरीज़ को घर लेकर होम क्वारंटाइन करके क्या करेंगे, क्योंकि कभी भी इसकी हालत बिगड़ सकती है। तो हालात सच में बहुत ख़राब हैं और ऐसे में सरकार को जैसे कहते हैं कि अपनी तरफ से जितनी बेहतर कोशिश हो, चाहे वो रेमडेसिविर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो बेड हो और चाहे वो होम क्वारंटाइन की एक नई समस्या की लोग कहते हैं कि लोगों को कोविड पॉजिटिव आया, बस एक छोटी सी बात की कोविड पॉजिटिव अगर आया और आपके पास अगर आपका घर छोटा है तो आप कहाँ रहेंगे, अस्पताल में एडमिट होंगे नहीं, कोविड पॉजिटिव हुए हैं, चेस्ट में आपको इन्फेक्शन आया नहीं। तो सरकार की तरफ से जबलपुर जैसे बड़े शहर में कल रात को कई मरीज जो हैं कोविड पॉजिटिव होने के बाद उनके पास रुकने की कोई जगह नहीं थी। बताइए, ये भी एक समस्या है। लौटेंगे मनोज आपके पास। उधर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में 25,462 नए मामले सामने आए, जबकि 161 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज मिलने का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना के इलाज में लगे सभी नर्सिंग होम और निजी अस्पताल अपनी कुल क्षमता का
80% आईसीयू और नॉर्मल बेड कोरोना के लिए रिजर्व करें। वहीं कोरोना की वजह से चांदनी चौक मार्केट एसोसिएशन ने अगले रविवार तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। आज 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल की अहम बैठक होनी है, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली सरकार आज कुछ बड़े फैसले ले सकती है। 11 बजे का वक्त 11:03 हो चुके हैं और ऐसे में जानकारी ये कि दिल्ली सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी स्थिति को लेकर उपराज्यपाल के साथ बातचीत होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बातचीत करेंगे उपराज्यपाल के साथ और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ और कड़े फैसले हो सकते हैं। लेकिन अब ये कड़े फैसले क्या होंगे, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन तो दिल्ली में लगाया गया, लेकिन बावजूद इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से बातचीत में बंगाल में 200 सीटें जीतने के साथ बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। 2017 में नक्सलबाड़ी में शुरुआत की आपने, वहां का सफर और आज आप कहां पे पहुंचे हैं? देखिए, 2017 में नक्सलबाड़ी से मैंने सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और हमने लक्ष्य रखा था कि 90% से ज्यादा बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की बूथ कमेटी बनी। उस वक्त मेरे सिर पर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी थी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था। और आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मेरी पार्टी यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर खड़ी है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा बंगाल आज परिवर्तन करने के लिए आमादा है और परिवर्तन करेगा भी। और 17 से 21 का ये जो सफर है, जिसमें बीच में 19 का भी एक पड़ाव आता है और अब 21 का पड़ाव, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। मोदी जी की लोकप्रियता बंगाल में कभी मैंने कोई लीडर की जितनी लोकप्रियता न हो इतनी लोकप्रियता देखी है। और बंगाल की जनता को जिस प्रकार से सप्रेस किया गया, इनके साथ जिस तरह से अन्याय किया गया, और बंगाल के एक बहुत बड़े तबके के मन में एक फीलिंग खड़ी हो गई कि हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है इस राज्य के अंदर। उनको ये सभी चीजों का जवाब भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसमें दिखता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि 200 सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अगली सरकार बनाने जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल का एक बड़ा तबका तुष्टीकरण की राजनीति से नाराज है। दुर्गा विसर्जन पर सियासत पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी को घेरा। बंगाल की जीत 2017 उत्तर प्रदेश से बड़ी जीत होगी। 2017 यूपी में आपने कास्ट कोएलिशन बनाया, एक सोशल कोएलिशन बनाया था। यहां पर आज सबऑल्टर्न शिफ्ट दिख रहा है बंगाल में, जिसमें मटुआ समाज के लोग, राजवंशी, संथालीज, कुर्मीज, गोरखा सब एस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये चुनाव एस्पिरेशन का है? निश्चित रूप से सभी को लगता है कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अन्याय से मुक्ति हमें भाजपा ही दिला सकती है। सबके मन में आशा है। माने किसानों को लगता है कि भाई मुझे हर साल 6,000 रुपया मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी देश भर के किसानों को भेज रहे, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक कर बैठा है? तो उसको लगता है कि ममता दीदी रोक कर बैठी है। हर गरीब को है कि भाई मेरे परिवार में कोई अगर अस्पताल में जाना पड़ता है तो मोदी जी 5 लाख तक का सारा खर्चा उठा रहे, बंगाल के गरीब को क्यों नहीं मिल रहा है? कौन रोक रहा है? उसका जवाब उसको लगता है दीदी रोक रही है। तो इस सारे लोगों की जो एक आशा है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बंधी हुई है। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनताओं की आशा की पूर्ति की जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है। हमें यहाँ अच्छा परफॉर्म भी करना पड़ेगा और हम करेंगे भी, मुझे विश्वास है। परंतु यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है जो तुष्टीकरण से भी नाराज है कि भाई मुझे दुर्गा विसर्जन करना है तो हाईकोर्ट में क्यों जाना पड़े? मेरी स्कूल में सरस्वती पूजा क्यों न हो? मैं क्यों बंगाली मीडियम में नहीं पढ़ सकता? ये सारे सवाल इनके मन में है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमें इग्नोर किया जा रहा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण। और वो सारे लोग वोट बैंक की पॉलिटिक्स से त्राही है। सारे लोग चुनावी और राजनीतिक हिंसा से भी परेशान है। सारे लोग घुसपैठ से परेशान है और बहुत बड़ा तबका
जो सीएए से नागरिकता प्राप्त करने वाला है उसको भी लगता है कि हमारी नागरिकता के आड़े रोड़ा कौन है, तो उसमें भी जवाब स्पष्ट रूप से आता है कि तुष्टीकरण के कारण बंगाल सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री हमारी नागरिकता का विरोध कर रही है। ये सारी चीजों को कुल मिलाकर एक आशाबंदी है। तो इस दृष्टि से आपकी बात सही है कि अन्याय के खिलाफ उनको रक्षा कौन दे सकता है, अन्याय से कौन बचा सकता है, ये आशा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से लगी है। अमित शाह जी, आपने अपने भाषण में बार बार ये दोहराया कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही हैं। क्या सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, एंटी इनकम्बेंसी, कट मनी या पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन? पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता जबरदस्त नाराज है, घुसपैठ से जबरदस्त खफा है, और सीए का तुष्टीकरण के कारण आप अप्लाई नहीं करती हो, इससे इसका जो लाभार्थी वर्ग है वो भी बहुत गुस्से में। ये तीनों चीजें एक मुश्त होकर एक फीलिंग बनती है कि वी आर सेकंड ग्रेड सिटीजन इन बंगाल। और मुझे लगता है कि पूरे बंगाल में ये है कि भाई हमारी क्या प्रायोरिटी नहीं है, हमारा संविधान तो ये नहीं कहता है। और हर जगह आप जाकर देखिए, ना रोड के ठिकाने हैं, ना लाइट है, ना घरों में पीने का पानी पहुंचा है, ना शिक्षा की व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, हेल्थ का पूरा खाका बिखर गया है, विकास की दृष्टि से भी कुछ नहीं हुआ है। और ममता जी को जो मैंडेट मिला था, ये 3 दशक के कम्युनिस्टों के विफल शासन के अगेंस्ट मैंडेट मिला था कि आप इसको सुधारिए। गृहमंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 से खास बातचीत में अर्धसैनिक बलों के मामले में ममता के आरोपों पर किया पलटवार। अमित शाह ने कहा कि चुनाव में अर्धसैनिक बल इसी के तहत काम करते हैं। जय श्री राम के नारे पर हो रही राजनीति पर भी अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ये बोलती हैं कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने बंगाल में एक पर्सनल उनका बैटल है, तो पूरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो आपके इन्फ्लुएंस में काम कर रही हैं। देखिए, इनको इतनी बेसिक चीज भी मालूम नहीं है, जब चुनाव होता है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम नहीं करते, चुनाव आयोग के अंतर्गत काम करते हैं। और मुझे तो कई बार तरस आता है, इतनी बेसिक चीज भी उनको मालूम नहीं। कोई पैरामिलिट्री फोर्स का जवान अभी गृह मंत्रालय का ऑर्डर नहीं लेता है। जो पुलिस ऑब्जर्वर रखे हैं, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है और इलेक्शन कमीशन है, इनके कमांड एंड कंट्रोल में वो लोग काम कर रहे हैं। ना हम उनकी डिप्लॉयमेंट की डिजाइन तय कर सकते हैं, ना हम उनके काम करने का तरीका तय कर सकते हैं। प्रस्तावित सर्कुलर है जो 2011 में ममता जी के काम में आया था कम्युनिस्टों के सामने, एज इट इज वही सर्कुलर आज ममता जी इसका विरोध कर रही है। जय श्री राम जो स्लोगन है, हमने काफी सुना आज चुनाव में, आपने बार बार नारे लगाए, तो क्या ये स्लोगन अब स्लोगन ऑफ रेजिस्टेंस बनता जा रहा है? देखिए, मैं मानता हूं जय श्री राम का नारा बंगाल में अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का नारा है। चाहे वो अन्याय गरीब किसान को हुआ हो, चाहे वो अन्याय अम्फान के पीड़ितों को हुआ हो, बुलबुल के पीड़ितों को हुआ हो, या कोई मछुआरे को हुआ हो, या सीए रोकने के कारण किसी को नागरिकता न मिली उसको हुआ है, या घुसपैठियों के कारण किसी की रोजगारी छीनी उसको हुआ हो, इस सारी चीजों का एक प्रतीकात्मक नारा बना है जय श्री राम। इसको आप रिलीजियस नारा मत समझिए। किसी को दुर्गा पूजा नहीं हो रही है, इससे हर्ट हुआ है। किसी को सरस्वती पूजा स्कूल में बंद कराने के सर्कुलर हुए, इससे हर्ट हुआ है। ये सारे लोगों ने एक नारा बनाया है जय श्री राम, और जनता ने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। आपने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की बात की थी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था कुछ साल पहले। ममता बनर्जी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाती हैं और बोलती हैं कि उन्होंने कन्याश्री, स्वास्थ्य श्री और बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि जो
विमेन वोट बैंक है वो इससे बेनिफिट हुआ है और वो अब साइलेंट वोटर हैं उनके फेवर में? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जीतने का बहुत बड़ा कारण कोई होगा तो बंगाल की महिला मतदाता है। जब जब हिंसा होती है सबसे पहला सहन करने वाला जो वर्ग होता है वो समाज की महिलाएं होती है। जब जब गरीबी बढ़ती है सबसे ज्यादा समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है और जब जब अव्यवस्था होती है तब भी समाज की महिलाओं को सहन करना पड़ता है। 33% बंगाल में फ्लोराइड वाला पानी पिया जाता है, 33% बंगाल में, जबकि गंगा जमुना का पूरा पानी यहाँ पर आता है। 60 फुट नीचे पानी है। गांव में नल से पानी देने की व्यवस्था नहीं हुई इतने सालों से। क्या बात कर रही है महिलाओं? टॉयलेट मोदी जी ने भेजा है, उनको घर की छत मोदी जी ने भेजी और शुद्ध पीने का पानी भी अब मोदी जी भेज रहे हैं। महिलाओं की बातें करने से कुछ नहीं होता। गैस का सिलेंडर भी महिलाओं को मोदी जी ने भेजा है और ये महिलाएं जानती है अच्छे तरीके से कि आज धुआं नहीं है मेरी झोंपड़ी में तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है। आज मेरे घर में उजाला है तो उसका कारण नरेंद्र मोदी है। आज मेरे घर में टॉयलेट है, मुझे शर्म से बाहर खुले में शौच क्रिया के लिए नहीं जाना पड़ता है तो उसका कारण इस शर्म से मुझे नरेंद्र मोदी ने बचाया है। और उसको ये भी मालूम है कि कल यहाँ भाजपा की सरकार होगी तो मेरे परिवार की स्वास्थ्य की भी चिंता होगी। तो महिला मुख्यमंत्री ने महिलाओं की चिंता करी होती तो शायद ये दिन ना आता।